अब हम एक आत्मा की यात्रा के 7वें चैप्टर में हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, इसलिए कोशिश रहेगी कि कम समय लेते हुए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ हर एक एस्पेक्ट को। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ से डिफरेंट खंड डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रेंड्स, ये बुक ऑथर की रियल स्टोरी पे है, ये उनके रियल एक्सपीरियंसेस पे है, कोई फैंटेसी या इमेजिनेशन नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके बहुत क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है जब इंडियन मॉन्क पीटर रिशिल्यू से मिलने आने में 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं और उसका कारण वो बताते हैं कि उनके किसी फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो फ्रेंड, क्योंकि उसको पूरे उसके लाइफ में किसी ने समझाया नहीं, इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं किया कि जब डेथ होती है तो किस तरह से एथरिक बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को छोड़ना पड़ता है, तो वो फ्रेंड उसकी एथरिक बॉडी अपने फिज़िकल बॉडी को छोड़ने में समय लगा रही थी। रिशिल्यू को उन्होंने बताया कि फिर उनके जो एंसेस्टर्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, देवदूत हैं, उनकी हेल्प से और इंडियन मॉन्क की हेल्प से किस तरह फ्रेंड ने बॉडी को छोड़ा और तब उसने आगे की जर्नी स्टार्ट किया। और इसी सब प्रोसेस में मॉन्क को रिशिल्यू से मिलने में 5-10 मिनट का लेट हो गया। इसके आगे वो दोनों आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की यात्रा करने के पहले इंडियन मॉन्क बताते हैं कि यहाँ से आगे हम अलग अलग खंडों की यात्रा करेंगे, जिनको हम डायमेंशंस कहते हैं। 7 खंडों की हम यात्रा करेंगे और ऐसा नहीं है कि ये खंड एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे खंड होता है, लेयर वाइज नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे सोच का डिफरेंस और सोल कितनी इवॉल्व हुई है उसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी होती है एटम, अणुपरमाणु की जो स्ट्रक्चर की डेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाती है। सोल धीरे धीरे लाइटर होती जाती है और इसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस डिसाइड होता है। सोल का पर्पस, सोल की ग्रोथ और उनकी बहुत सारी चीज़ें इस डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। सोल किस डायमेंशन में कितने दिन रहेगी वो भी उसके इवॉल्वमेंट के ऊपर, उसने कितनी ग्रोथ की है, कितने लेसन्स लिए हैं, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सोल है, वो जब हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ते हैं, जब डेथ के कुछ सालों बाद ही इमीडिएट मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हमारे मोह, अटैचमेंट ख़त्म नहीं होता है, तो ऐसी सोल्स नीचे के डायमेंशन में रहती हैं, फर्स्ट, सेकंड, ऐसी डायमेंशंस में रहती हैं। धीरे धीरे जब उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी ग्रोथ होती है, वो और इवॉल्व होती हैं, तो वो इस डायमेंशन को छोड़कर ऊपर की ओर जाती हैं। तो इस तरह से कौन कितने दिन कहाँ रहता है ये सोल के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। रिशिल्यू ने ये सब सुनते हुए फिर इंडियन मॉन्क ने उनको कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लो और डरना नहीं, मेरा हाथ पकड़ो और हम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रिशिल्यू ने पीटर रिशिल्यू ने मॉन्क का हाथ पकड़ा और विदिन सेकेंड्स वो लोग लंदन पहुँच गए। हालांकि उन्हें जाना फर्स्ट डायमेंशन की यात्रा करना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वो लोग अलग अलग जगह होते हुए जाएंगे, क्योंकि जब हम डायमेंशंस में एंटर करते हैं तो उसके लिए हमारा मन शांत होना, हमें फोकस्ड होना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। डर नहीं लगना चाहिए, ओवरऑल शांति रहनी चाहिए। इसीलिए डायरेक्टली नहीं जाकर मॉन्क ने रिशिल्यू को पहले लंदन के हाइड पार्क पे वो लेकर गए। वहाँ से वो फिर पिकैडली सर्कस लेकर गए। ये हाइड पार्क, पिकैडली सर्कस, ये सब एक्चुअली लंदन में हैं, ये एक्चुअल प्लेसेस हैं। और वहाँ से फिर वो लोग ट्रोकेडो होटल पहुँचते हैं, जहाँ कुछ देर शांत बैठते हैं, खुद को फोकस्ड करते हैं और तब नए डायमेंशन की जर्नी के लिए तैयार होते हैं। मॉन्क पीटर को कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो और यहाँ से हम डायमेंशंस में एंटर कर रहे हैं। पीटर ने ऐसा ही किया, उन्होंने मॉन्क का हाथ पकड़ा और वो फिर विदिन सेकेंड्स डायमेंशंस में एंटर करते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन को, उसके सीन को एक्सप्लेन किया है कि वो वहाँ पे
वैसे बहुत सारी रिजेम्बलेंस थी फिज़िकल वर्ल्ड से, जो यहाँ पे हमारी वर्ल्ड है उससे सीन में बहुत सारा रिजेम्बलेंस था, लेकिन भी हर चीज़ बहुत अलग भी थी। खुली हवा, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, वहाँ पे डॉग्स उन्होंने देखा जो काफ़ी डिफरेंट थे, बच्चों की साउंड आ रही थी। रोड पे खाली रोड थी, कोई व्हीकल वगैरह नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो सोच से ही ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सोच से ही पहुँच जाते हैं, तो किसी तरह के व्हीकल की नीड ही नहीं होती थी। सबसे अच्छी चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, वहाँ पे उन्हें शॉप्स भी दिखे और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो पीटर को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे जब नीड ही नहीं है, सोच से हर चीज़ पाई जा रही है, तो फिर शॉप्स क्यों हैं, शॉपिंग क्यों हो रही है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मॉन्क ने बताया कि जब हम अपनी बॉडी छोड़ते हैं तो जो भी फिज़िकल वर्ल्ड में करते थे हमें उसकी हैबिट हो जाती है, और इतनी जल्दी हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। या तो हैबिट हो जाती है, फिर कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना जो इनकम्प्लीट डिज़ायर्स भी होते हैं, तो इनको पूरा करने के लिए, और कुछ हमारे रहता है कि हमें उस चीज़ का मोह भी रहता है, तो इनको पूरा करने के लिए जिसको जिस चीज़ का शौक़ था, जो शौक़ था, आदत थी, या फिर जो शौक़ पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करने के लिए लोग वहाँ पे अपने पसंद का काम करते हैं। इन डायमेंशंस में लॉ ऑफ फ्री विल काम करता है, इसलिए जिसको जो पसंद है वो काम कर सकता है। जैसा मर्ज़ी कुक कर सकता है, खा सकता है, जैसे मर्ज़ी परफ्यूम लगा सकता है, शॉपिंग कर सकता है। तभी आप कभी कभी ड्रीम्स में देखते हैं ना कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रेगरेंस, आप सोते रहेंगे लेकिन आपको वो फ्रेगरेंस आएगी, तो आपको लगेगा कि मैं सो रहा था लेकिन मुझे कुछ अजीब सी अच्छी सी खुशबू आई थी, या कुछ खाने का टेस्ट आएगा। आप कभी ऐसे ड्रीम देखेंगे कि आपने बहुत बड़ा कोई विला लिया हुआ है, बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रीम्स में, जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तब हमारी वो विशेस उन डायमेंशंस में पहुंचते हैं तो पूरी होती हैं। जब हम एक्चुअली जीवित हैं तब उसकी बात कर रही हूँ, और जब हम फाइनली बॉडी छोड़ते हैं तो भी वो डिज़ायर्स क्योंकि हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ साथ जाती हैं और सोल के साथ रहती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से सोल फर्स्ट सेकंड डायमेंशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। आगे के चैप्टर्स में आप इसको भी समझेंगे। मूवीज़, वहाँ पे ऋषिलियों ने एक्सप्लेन किया कि मूवीज़ बहुत बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल, वहाँ कोई कैमरा तो है नहीं, तो मूवी भी सोच से बनती है। जो पर्सन बहुत क्रिएटिव है और जिसकी थॉट बहुत अच्छी होती है, वो सिर्फ स्क्रीन पर विश करता जाता है, सोचता जाता है, और अपने थॉट से कॉस्ट्यूम, एक्टर, म्यूज़िक सब कुछ लाकर मूवी को बनाता जाता है, मैनिफेस्टेशन करता रहता है, और मूवी स्क्रीन पे दिखती रहती है। तो सोचिए कि कितनी सुंदर चीज़ है, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की कितनी पावर है। जो अभी हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो, एक्चुअली इसके पावर को समझाया गया है। जो विश अधूरी रह गई फिज़िकल वर्ल्ड में, सपोज़ फिनेंशियली कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बहुत बड़े लग्जरी 7 स्टार होटल में रहना, बहुत बड़ा बंगलो ख़रीदना, तो उनको, वो लोग वहाँ पे अपनी उस विश को पूरी करते हैं क्योंकि सोच से पूरी हो रही है। तो सोल की ये विश पूरी होना भी ज़रूरी है, तभी वो हल्की होगी, सोल लाइटर होगी, और उसके बाद ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर ऊपर जाएगी। तो जो चीज़ें यहाँ नहीं मिली वो फर्स्ट सेकंड डायमेंशन में लाइटर हो रही हैं, मिल रही हैं, अपने इमेजिनेशन से मिल रही हैं, और उसको छोड़कर फिर आप थर्ड डायमेंशन ट्रैवल करेंगे। लेकिन कितने दिन, सपोज़ कोई अगर यहाँ आपको भी अभी अभी हमें भी अगर कोई 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे दे, हम कितनी शॉपिंग कर लेंगे, कितना अच्छा खा लेंगे। कभी तो बोर होंगे ना, कभी तो फिर लगेगा कि नहीं, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब मैं क्या करूँ। देखा है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ अर्न करके अब छोड़ के फिर वो एक मॉन्क का लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे ही हायर डायमेंशंस में भी यही होता है, क्योंकि वहाँ समय तो है नहीं हमारी तरह। यहाँ पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा ना कि दिन और रात वाली चीज़ नहीं होती, हमेशा लाइट रहती है, कोई घड़ी नहीं, कोई समय नहीं है। तो कितने दिन आप लग्जरी होटल एंजॉय करेंगे, या अपना फेवरेट फूड पिज़्ज़ा पास्ता सपोज़ है, जो भी है, कितने दिन खाएंगे, बोरिंग हो जाएगा ना। तो कुछ समय के बाद सोल आगे बढ़ना चाहती है, इवॉल्व और ज़्यादा इवॉल्व होना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है।
और तब वो नेक्स्ट बर्थ के बारे में सोचती है, सोल प्लान के बारे में सोचती है कि मेरा नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा, मेरा सोल प्लान क्या होगा, अकॉर्डिंगली मेरा नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा और मेरी आगे की क्या जर्नी होगी। तब वो अपने फिर स्पिरिट गाइड से मिलकर इन चीज़ों को आगे के लिए डिसाइड करती है। आपने पहले देखा है ना कि कोई भी सोल ऐसे ही नहीं, हमारा पुनर्जन्म, हमारा फिर से रीबर्थ जो होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। बिना प्लान के कोई सोल भी यहाँ नहीं आती है, जिसको हम कहते हैं ना कि हम कुछ काम लेकर आए हैं, हमारा कुछ लाइफ पर्पस है। तो उसको देखो कि तुम्हारा क्या लाइफ पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, हम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लाइफ पर्पस सोल प्लान के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं और तब हम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में अब जुड़ती हुई आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि पीटर रिशिल्यू इंडियन मॉन्क के साथ अब डायमेंशंस की यात्रा कर रहे हैं थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल। हाथ पकड़ के वो इंडियन मॉन्क का फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन में जाते हैं। डायरेक्टली नहीं जाते हैं क्योंकि जब तक उनका मन शांत नहीं है और वो फियर से बाहर नहीं है तब तक वो डायरेक्ट नहीं एंटर कर सकते थे डायमेंशन में। इसलिए पहले वो लंदन के पार्क, होटल, ऐसे जगहों पे होते हुए अपने को शांत करते हुए डायमेंशंस में एंटर करते हैं और डायमेंशंस को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने इम्पॉर्टेंस बताई है, मैनिफेस्टेशन की इम्पॉर्टेंस बताई है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को किस तरह से छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। यहाँ के आगे अब थर्ड डायमेंशन में एंटर करने की बारी है। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ के थर्ड डायमेंशन में एंटर करते हैं। अब डायमेंशंस में डिफरेंस क्या है? डेंसिटी का डिफरेंस है। अब सोल यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ रही है। यहाँ भी उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर घर हैं और घर बिल्कुल वैसे हैं जैसे अलग अलग जगह के घर, जैसे घर वो पुराने इंग्लैंड में मिलते थे वैसे घर मिल रहे हैं। लोग घरों के आगे बहुत सारी ग्रीनरी है, गार्डन है, लोग ग्रुप बना बना कर कुछ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पर्सन है वो बहुत बड़ी सी पेंटिंग बना रहा था, 50 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी। वो जो सोच रहा था कैनवस पर बन जा रहा था और उसके कलर्स इतने डिफरेंट थे कि एक्सप्लेन करना, उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो कलर क्या कलर थे, क्योंकि रेड कलर को इन्होंने बताया है कि वो रेड कलर के वहाँ पे एक कलर के 30 शेड्स हैं। तो रेड कलर के वो कौन सा शेड था मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो शेड यहाँ पे हमने कभी देखा ही नहीं है फिज़िकल वर्ल्ड में। अपनी थॉट से, अपने विजन और इंटेंशन से वो कैनवस पर पेंटिंग बना रहे थे और उन्हें देख देख कर उनके स्टूडेंट्स जो ग्रुप के और लोग थे वो भी पेंटिंग बना रहे थे। बट डिफरेंस क्या था कि जो मेन पर्सन था, टीचर था, उसके थॉट्स और विजन इतने क्लियर थे, उसके इंटेंशंस इतने क्लियर थे कि उनकी पेंटिंग बहुत सुंदर बन रही थी। और जो स्टूडेंट्स थे वो भी सेम प्रोसेस से बना रहे थे, सोच से, मैनिफेस्टेशन से, लेकिन वो उतनी सुंदर पेंटिंग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उनके विजन्स उतनी क्लैरिटी उस टाइम नहीं थी। तो आप सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा लेसन है कि जितना हमारा विजन क्लियर रहेगा, जितने हमारे इंटेंशंस, विजन्स क्लियर रहेंगे, हम अपने आप में सोच में क्लियर रहेंगे, उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को अपने लाइफ के कैनवस पे उतार सकते हैं। तो दो चीज़ें अभी यहाँ पर सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मिल गई, जिनको आजकल हम बहुत बोलते भी हैं, मैनिफेस्ट करो और विजन क्लियर रखो। ये दोनों चीज़ों की इम्पॉर्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बुक में समझाया गया है। इसके आगे जब रिशिल्यू बढ़ते हैं मॉन्क के साथ तो वो देखते हैं, एक दूसरा ग्रुप देखते हैं जहाँ लोग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे थे और कोई गाना बना रहे थे। नदी का पानी था, उस पानी के आवाज़ को लेकर के एक नया म्यूज़िक बना रहे थे। जब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जोहान स्ट्रॉस, जिन्होंने एक एल्बम दिया था द ब्लू देनुबी, ये रियल फिज़िकल वर्ल्ड की बात ये बता रहे हैं कि वो एक्चुअली उनको वहाँ पे उन्होंने देखा।
ये लोग बहुत सुंदर म्यूज़िक बना रहे थे। यहाँ पे इन्होंने देखा कि नदी के दूसरे साइड धुएं जैसी आकृति के दो लोग और दिख रहे थे। जब ये लोग उनके पास जाने लगे तो वो वहाँ से चले गए। इनको ब्रिशिल्यू ने एक्सप्लेन किया कि ये संगीत देव हैं। मॉन्क ने बताया कि ये और हायर डायमेंशंस के लोग हैं। ये लोग यहाँ पे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वालों को हेल्प करने के लिए आते हैं, पर अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं मिक्सअप होंगे। अब ये धुएं जैसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी धीरे धीरे, बोला ना, जैसे जैसे हायर डायमेंशंस में जाएंगे डेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो आपका स्ट्रक्चर एक धुएं जैसे स्ट्रक्चर में दिखेगा। नेक्स्ट ये लोग एक एकेडमी की बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग बहुत ही सुंदर थी, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर भी उस बिल्डिंग के बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर, इवन बिल्डिंग के अंदर ही बहुत सुंदर सुंदर रोज़ के फ्लावर, बर्ड्स, और बहुत ही प्यारा सीन था। इसके अंदर ये जाते हैं, उसमें एक रूम में जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन पियानो बजा रहा था। ये पर्सन चापिन प्रेल्यूड्स थे, जो कि फिज़िकल वर्ल्ड में जब थे तो बहुत बीमार रहते थे, लेकिन यहाँ पे ये पॉपुलर म्यूज़िशियन थे। और यहाँ पे जब इन्होंने देखा इनको तो बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे। बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ी के अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे। कोई टेंशन नहीं, कोई टाइम की जल्दीबाजी नहीं। जितनी मर्ज़ी यहाँ पे लोग इस एकेडमी में जितने थे, जहाँ पे जितनी सोल्स थी, दिल खोल के अपने शौक़ को, अपनी हॉबी को एंजॉय कर रही थी, सीख रही थी। नेक्स्ट रूम में भी जब ये लोग जाते हैं, एक वहाँ पे कुछ लोग स्कल्पचर बनाना सीख रहे थे, कोई सिखा रहा है, रेस्ट कई लोग सीख रहे हैं, और बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी सीख भी है। पहले की चैप्टर्स में भी आपने देखा कि हमें हमेशा एक ना एक हॉबी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए जो आगे जाके हमारे साथ काम देती है। हम यहाँ की जर्नी के बाद उस हॉबी को और ज़्यादा एक्सप्लोर भी करते हैं, और जब नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो उसको लेकर भी अपने साथ आते हैं। आपने कुछ केसेस देखे होंगे, कुछ बच्चे जो बाय बर्थ बहुत सारा टैलेंट लेके आते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे म्यूज़िशियन बचपन से ही होते हैं, या सिर्फ म्यूज़िशियन क्यों, पेंटर, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, वो इवॉल्व्ड सोल्स जो वो बाय बर्थ लेकर आई हैं, उसका यही कारण होता है। अब आपको क्लियर होगा शायद। नाउ जब ये यहाँ पे जब स्कल्पचर रूम में थे, उसके जस्ट बाद मॉन्क ने पीटर से कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ, तुम तब तक आगे बढ़ो। तो पीटर अगले रूम में एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें एक गर्ल दिखती है जो पियानो बजा रही थी। पीटर ने बताया कि वो डेफनी है, जो 1935 में पीटर की फ्रेंड थी, उनके साथ पढ़ती थी, और पीटर उनसे प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उसको कभी बताया नहीं क्योंकि फिनेंशियली पीटर की वो पोजीशन नहीं थी। बाद में निमोनिया से उसकी डेथ हो गई थी। तो डेफनी ने जब उन्हें देखा तो पूछा कि तुम यहाँ कैसे हो। बहुत स्ट्रेंज वे में पूछा, क्योंकि इस डायमेंशन में अब डेफनी को पता था कि पीटर ने अभी फ़िज़िकल बॉडी नहीं छोड़ा है, तो फिर वो यहाँ कैसे आ गया, इस स्ट्रेंज फीलिंग से उसने पूछा। फिर दोनों ने आपस में बात की। इसी समय मॉन्क एंटर कर जाते हैं उस रूम में और कहते हैं कि मैंने इंटेंशनली तुम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ा क्योंकि ये तुम दोनों का कार्मिक रिलेशन है। अब देखिए यहाँ से कार्मिक रिलेशन को कितने सुंदर से एक्सप्लेन किया गया है। मॉन्क ने कहा कि ये तुम्हारा कार्मिक रिलेशन था, इसलिए मैं चाह के भी यहाँ पे तुम्हें बोल करके डेफनी से नहीं मिलवा सकता था। ये तुम्हें खुद उसको सर्च करते हुए यहाँ पे मिलना था, उसकी सोल को तुमसे मिलना था, और इसलिए मैं बीच में हट गया था। डेफनी को देखकर पीटर को बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे मॉन्क बताते हैं कि देखो पीटर, डेथ को समझने की नीड है। डेथ कभी भी अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेफनी की डेथ हो गई तो वो तुमसे अलग हो गई, वो छूट गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सिर्फ समझना है डेथ, इस पूरी जर्नी को समझना है, इस यात्रा को समझना है, और यहाँ से आगे
डेफनी जो इतनी बीमार थी और तकलीफ़ में थी, आज देखो वो कितने इत्मीनान से बैठी हुई है, पियानो बजा रही है, अपने हॉबी को पूरा कर रही है, जो चाह रही है वो उसे मिल रहा है। तो डेथ एक नई शुरुआत है, एक सुंदर और अच्छी शुरुआत है। इसलिए बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं और बहुत सारी जगह ना, बहुत जगहों पे डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। जो शमन्स होते हैं वो डेथ को सेलिब्रेट करते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा इवेंट होता है। हमें सिर्फ नॉलेज की कमी है। डेथ पे रोना या अफसोस करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमें जो सोल डिपार्ट हो रहा है उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए कि वो एक लेसन पूरा करके यहाँ से आगे जा रहा है। यहाँ की जितनी परेशानियाँ थी, जो वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा था, अधूरी ख्वाहिश, परेशानी, वो सारी चीज़ें उसे अब ऊपर जाकर मिलने वाली है। एक बहुत सुंदर वर्ल्ड मिल रहा है, पर यही नॉलेज की कमी से हम इसको नहीं समझ पाते हैं। आगे इन्होंने समझाया मनसा वाचा कर्मणा के कंसेप्ट को। मनसा मतलब जो हम सोचते हैं, जो मन में विचार करते हैं, जो हमारा थॉट है, क्योंकि यहाँ आप कर्मा की एंट्री हो रही है, कर्मा टॉपिक को उन्होंने समझाया ना, इसलिए। वाचा जो हम वर्ड्स को बोलते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, और कर्मणा मतलब जो कर्म करते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के कंसिक्वेंसेस होते हैं। कंसिक्वेंसेस या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। जब अच्छे कंसिक्वेंसेस हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स को हम अच्छे कर्मा, गुड कर्मा बोलते हैं। जब बुरे रिजल्ट हैं हम उनको बैड कर्मा बोलते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको देखना। जो हम सोचेंगे वैसे ही शब्द यूज़ करेंगे, और वाइसे वर्सा भी है, जैसे शब्द यूज़ करेंगे वैसे ही सोचेंगे। आजकल देखा है ना, बहुत सारी मोडालिटीज़ अफर्मेशंस पे बेस्ड हैं, स्विच वर्ड्स पे बेस्ड हैं। ये सब इसी बेस पे काम करता है कि आप जो बोलेंगे वही सोचेंगे, वही सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही कर्मा करेंगे। और जो वैसे वर्षा भी है, जैसे अगर आपने बोला सर्व मंगल मांगल्य, बोलते हैं ना, यानी कि सबका मंगल हो। अब सबका में मैं भी आ जाती हूँ तो मेरा भी मंगल हो। तो ये यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन जाता रहता है और ये हमारे लिए काम करता रहता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है, क्रिब ना करते हुए अगर उसको एक्सेप्टेंस दे दें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कहीं ज़्यादा अच्छे स्मूथ तरीके से चल रही है। बहुत ऐसे हैं लोग आपके आसपास भी होंगे जिनको आपने देखा होगा, जिनके कम उम्र में जिनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो जाती है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स की डेथ हो जाती है। अगर आप उसको लेके रोते ना रहें और उसको एक अच्छी विदाई दे दें और बोलें कि ठीक है तुम जाओ और इवॉल्व हो, आगे ग्रोथ करो और अपना नया बर्थ लो, जितना हो सके वहाँ ग्रोथ करो, जल्दी जल्दी हायर डायमेंशंस में जाओ, तो आप उसके लिए ज़्यादा अच्छा करेंगे रैदर देन उसके लिए रोते रहें। बहुत प्यार से यहाँ पे मॉन्क ने ऋषिलियू को समझाया कि जब दो लोग आपस में सेल्फलेस अनकंडीशनल रिलेशनशिप में होती हैं, दैट मीन्स प्यार के रिलेशन में होते हैं, जैसे मदर और चाइल्ड का रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन, तो ऐसे में वो क्योंकि इतने निस्वार्थ रहते हैं कि हमेशा अच्छा कर्मा करते हैं, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, बहुत सुंदर कर्मा करते हैं, ऐसी सोल्स जल्दी इवॉल्व हो जाती हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, एक्सेप्टेंस देना और सरेंडर्ड रहना, हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जब ये लोग बढ़ते हैं तो मॉन्क कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जहाँ संगीत समारोह हो रहा है। वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की लड़ाई को रोकने के पर्पस के लिए लोगों को एनर्जी क्रिएट करना था संगीत के थ्रू, और इसके लिए वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बहुत शॉर्ट हाइट के जो बौने होते हैं वैसे लोग हैं
वो सर्कल में बैठे हुए हैं और कुछ देव जाति के लोग थे जो धुएं जैसे दिख रहे थे क्योंकि उनकी डेंसिटी कम थी, वो थोड़े हायर डायमेंशन के थे। ये लोग बहुत लंबे लंबे थे। तो ये सारे लोग मिलकर म्यूज़िक, एक एक फीमेल आती है, वो म्यूज़िक गाना गाती है और एक बहुत 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 डिवाइन म्यूज़िक, जो ऋषिलियों का कहना है कि उसने कभी भी ऐसा म्यूज़िक सुना ही नहीं था, उस म्यूज़िक को ये लोग प्ले करते हैं और इस म्यूज़िक को बजाते हुए, गाना गाते हुए एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ पे एक शख्स आता है जो कि गुरु, देव गण का गुरु है, और उस एनर्जी को लेकर अपने साथ जाता है और जहाँ यूज़ करना था उसके लिए लेकर चले जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए बहुत सारी आप देखेंगे ना, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक इज़ समथिंग जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होकर आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिला सकती है। इसके बाद मॉन्क और ऋषिल्यू फिर डेफनी के घर जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हर तरीके के घर हैं, इंडियन स्टाइल के, चाइनीज़ स्टाइल के, बहुत सुंदर गार्डन है। बहुत प्यार से उन्होंने इस सीन को एक्सप्लेन किया इस चैप्टर में। और डेफनी के घर किचन भी है। तो ऋषिल्यू को फिर आश्चर्य होता है कि यहाँ पे तो खाना बनाने की नीड है नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर्स में आपने सुना कि सोच से ही खाना आ जाता है। तो डेफनी ने बताया कि उनकी मदर ने बताया कि उसको क्योंकि भौतिक वर्ल्ड में, फ़िज़िकल वर्ल्ड में खाना बनाने का बहुत शौक़ था, बुक्स पढ़ने का शौक़ था, इसीलिए यहाँ पे भी उसने ये सब अपना अरेंज करके रखा है। क्योंकि आपने देखा ना कि हम जिन चीज़ों का लॉ ऑफ फ्री विल काम कर रहा है, तो अगर हमें शौक़ है तो हमने वो करके रखा हुआ है। बेड भी था। पीटर फिर वहाँ से डेफनी से मिलकर बातें करके, दोनों बहुत अच्छा लगता है बातें करके, उसका घर देख के वापस अपनी इंडियन मॉन्क के हेल्प से अपनी बॉडी में वापस आते हैं। अभी तक पीटर क्या कर रहे थे? एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे सोते हुए। एस्ट्रल ट्रैवल करने में वो डायमेंशंस को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको इन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। जहाँ इन्होंने एक संगीत एकेडमी देखा, डेफनी से मिला, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, डिफरेंट बर्ड्स, डॉग्स, सब कुछ देखा। अगले दिन पीटर फिर से ट्राई करते हैं। ये दिन ख़त्म हो गया। पीटर ने फिर सोचा कि अब मैं एक बार और ये एस्ट्रल ट्रैवल बिना मॉन्क के हेल्प के ट्राई करता हूँ। और क्योंकि उसे बताया गया था कि जब भी एस्ट्रल ट्रैवल करना है तो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ की एक कोई पिक्चर को याद रखना है। सपोज़ एकेडमी जाना है तो एकेडमी की पिक्चर को याद रखना है। तो पीटर ने सोचा कि मैं उसकी हेल्प से खुद से एस्ट्रल ट्रैवल करके देखता हूँ। बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट में वो कोशिश करते हैं, अपनी फिज़िकल बॉडी से निकलकर उनकी सोल आगे जाने की कोशिश करती है, पर और पहुंच भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती है, पर वो इतने एक्साइटमेंट में थे कि उनका फोकस कम हो जाता है और फिर वापस उन्हें जल्दी से वापस आना पड़ता है। अगली बार फिर पीटर ने ट्राई किया और इस बार समझ के किया कि नहीं, फोकस्ड होकर ही और शांत होकर ही, बिना बिल्कुल शांति से मैं डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता हूँ। कहते हैं ना, जब आप सोने जाओ तो बिल्कुल शांत होकर सोइए तो आप एक नई यात्रा करते हो, और यही यात्रा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और आपको बहुत क्वेश्चंस के अपने आंसर भी मिलते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू ये एक्चुअली होता है। जब आप बहुत शांत, योग निद्रा वगैरह या शांति से सोएंगे तो आपको एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू आपको बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस के आंसर आराम से मिल जाएंगे। कभी ट्राई करके देखिए। इस बार क्योंकि ऋषिल्यू बहुत शांत दिमाग से, बिना एक्साइटमेंट के, फोकस्ड होकर फिर से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल, तो वो डेफनी के घर पहुंच भी जाते हैं। वो पियानो बजा रही थी, उनको देखकर बहुत खुश भी होती हैं। दोनों ने आपस में टाइम स्पेंड किया एस्ट्रल लेवल पे। अब यहाँ देखिए, डेफनी एस्ट्रल बॉडी में है और ऋषिल्यू की फ़िज़िकल बॉडी उनके घर पे है, पर एस्ट्रल बॉडी डेफनी के पास है।
बहुत ही पीसफुल फीलिंग के साथ पीटर अब फिर बॉडी में वापस आते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो बहुत ही कंप्लीट और पीसफुल फील करते हैं। इसके साथ चैप्टर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे के डायमेंशंस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।